Hello everyone, I am Fauzia and this is the 7th lecture of the chapter Nutrition in Plants and Animals and this is going to be your last lecture as well. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही कि उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। इसके अलावा जब हम लोग पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने माउथ को अच्छे से पढ़ा था, फेरिंग्स पढ़ा था, ईसोफेगस पढ़ा था और स्टमक पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो हम लोग स्टमक के बाद क्या पढ़े थे बच्चा? वो क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस को ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बच्चा, मैंने क्या बताया था कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे माउथ में, पर वो खत्म कहाँ होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि स्टार्ट हुआ माउथ में, खत्म हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है तो ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो जो हमारे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब करना था, और वो एब्जॉर्ब भी कहाँ हो रहा है? मेजरली वो हमारा मेजरली एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। यस, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन नहीं, इट इज द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। अब इसके अलावा क्या है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी क्या हो रहा है? यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये क्या होता है ना बच्चा, एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। स्टमक है ये, ठीक है, ये क्या है? हमारा स्टमक है, और यहाँ से शुरू हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट। ठीक है, तो वो क्या है? हमारा लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो क्या है वो हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें अ लॉट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ tubular structure containing a lot of finger like projection and those finger like projection उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। मैम क्या है काम इस विलाई का? ये जो मैंने कहा कि मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो मेजरली जो एब्जॉर्प्शन है वो किससे होगा? विलाई से ही होगा। मतलब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? विलाई कहा। वो विलाई क्या कराएगा? एब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा? एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं responsible for this villi, these villi are responsible for absorption of digested food particles. है ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। ये क्या है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है लॉन्ग, जिसमें अ लॉट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट विच आर नोन एज विलाई एंड दीज विलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमारे जो इंटेस्टाइन है ना उसमें क्या होगा? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्टमक में, तो स्टमक में क्या पढ़ा था मैंने कि स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। सिमिलरली हमारे स्टमक में भी इस इंटेस्टाइन में भी क्या होंगे? डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल जूसेस। तो क्या लिख सकते हैं? इट हैज इंटेस्टाइनल जूसेस। अब जैसे हमारा डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट था स्टमक में, वो क्या कर रहा था? डाइजेशन कर रहा था। सिमिलरली ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस है ये क्या करेगा? डाइजेशन कराएगा। तो क्या करता है? एड इन डाइजेशन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बच्चा, उसमें ना बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल्स। ये जो सेल्स है ना, यही हमारा इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल एंजाइम रिलीज करता है। उसमें से एक एंजाइम होता है क्या? इंटेरोकाइनेज। क्या होता है? इंटेरोकाइनेज। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा बहुत। इंटेरोकाइनेज। ठीक है, अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका खुद का तो सिक्रेशन है ही, जो कि क्या है? इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, जो कि उसके ब्रश बॉर्डर सेल्स कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग ग्लैंड्स के सिक्रेशन को रिसीव करता है। क्या कहा मैंने कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद का तो इंटेस्टाइनल जूस है ही, इसके अलावा भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग ग्लैंड्स के सिक्रेशन को क्या करता है? रिसीव करता है। कौन से ग्लैंड मैम? कौन से ग्लैंड? तो इट रिसीव्स सिक्रेशन
फ्रॉम कहाँ से, एक मिनट, फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। क्या कहा, उसके खुद के तो जूसेस हैं जिसको हम लोगों ने कहा इंटेस्टाइनल जूसेस। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि ये अलग और भी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को रिसीव करता है, जैसे कि किसका लिवर और पैनक्रियाज का। इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ये क्या है हमारा लिवर है, क्या है हमारा लिवर है, ये क्या है हमारा पैनक्रियाज है, क्या है पैनक्रियाज है, और ये हमारा स्टमक है, और ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। तो लिवर जो है, लिवर क्या है, ये हमारा लिवर है। लिवर जो है क्या करता है, अपना जो उसका जो सिक्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। तो लिवर क्या करेगा, अपना सिक्रेशन बाइल जूस को रिलीज करेगा, जो कि इस वाले डक्ट, इस डक्ट का नाम है हमारा हेपैटिक डक्ट। क्या नाम है, हेपैटिक डक्ट। इस वाले डक्ट से होते हुए, और ये वाला डक्ट का क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट। ये क्या है हमारा गॉल ब्लैडर। क्या है हमारा गॉल ब्लैडर। अच्छे से याद रखना, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है उसका क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट। लीवर का जो डक्ट देखा हम लोगों ने, इसका क्या नाम रखा, हेपैटिक डक्ट। तो लीवर क्या रिलीज कर रहा था, उसके सिक्रेशन को हम लोगों ने क्या कहा, बाइल जूस। क्या कहा, बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है ना बच्चा, ये बाइल जूस हेपैटिक डक्ट से होते हुए, सिस्टिक डक्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में आ जाएगा, और वहाँ स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय योर लिवर बट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब इसके अलावा ये जो डक्ट है ना, ये हमारा सिस्टिक डक्ट और हेपैटिक डक्ट मिलके बना रहा है ये वाला डक्ट, तो हम लोग इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट, ये पूरा यहाँ तक, और ये क्योंकि पैनक्रियाज है तो इस वाले डक्ट को क्या कहेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके ये वाला डक्ट बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आया। हमारा लीवर रिलीज किया, सिक्रीट किया बाइल जूस, जो कि हेपैटिक डक्ट से होते हुए, सिस्टिक डक्ट से होते हुए कहाँ स्टोर हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। गॉल ब्लैडर में जो हमारा बाइल जूस है ना, वो और भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग सिस्टिक डक्ट और हेपैटिक डक्ट आगे ले जाते हैं तो हम लोग को मिलता है कॉमन डक्ट, और पैनक्रियाज से जो डक्ट निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके बनाता है हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो हमारा बाइल यहाँ पे स्टोर है बच्चा, ठीक है, ये जो बाइल हमारा स्टोर है वो क्या करेगा, इसी सिस्टिक डक्ट से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, और हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पैनक्रियाज जो हमारा का जो सिक्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूसेस। वो कहाँ से, पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। समझ में आया। दो ग्लैंड है, एक लीवर है और एक पैनक्रियाज है। इन दोनों का सिक्रेशन कहाँ कौन रिसीव कर रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर रहा है। वो किसके थ्रू आता है, बहुत सारे डक्ट्स के थ्रू। अब हमारा जो बाइल है वो कौन सिक्रेट करता है, लीवर, पर वो स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। ड्यूरिंग स्टोरेज क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जा रहा है। अब वो कहाँ से, सिस्टिक डक्ट से होते हुए, कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिमिलरली हमारे जो पैनक्रियाटिक जूसेस है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए, हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो बाइल रिसीव कर रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पैनक्रियाटिक जूस रिसीव किया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका भी अलग अलग फंक्शन है बच्चा, उसका भी क्या है, अलग अलग फंक्शन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये लीवर है, ये सिस्टिक डक्ट है, और ये गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, और लिवर के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, लीवर के बारे में पढ़ा। लिवर ना बच्चा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये मेरा एब्डोमेन है, एब्डोमेन का अपर पार्ट, एंड दैट टू राइट साइड में। तो क्या है इसका लोकेशन हो गया, क्या है इसका लोकेशन हो गया, राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, राइट अपर पार्ट ऑफ
एब्डोमेन। अब ये क्या रिलीज कर रहा है? रिलीजेस व्हाट? बाइल। क्या रिलीज क्या कर रहा है? बाइल रिलीज कर रहा है। और ये बाइल कहाँ स्टोर होता है? स्टोर्ड एट गॉल ब्लैडर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस बाइल का काम क्या है ना? बाइल अगर रिलीज कर रहा है लिवर और वो इतने सारे डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है तो इसका कुछ मेजर काम तो होगा। तो ये बाइल क्या करता है ना, ये क्या करता है? ब्रेक्स डाउन फैट इनटू टाइनी पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स कह सकते हो। क्या कर रहा है? जो फैट है उसको टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। कौन कर रहा है? बाइल कर रहा है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। क्या कह रहे हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या पढ़ा? कि हमारा लिवर क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है बाइल, और ये बाइल कहाँ स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। इस बाइल का क्या फंक्शन है? ये हमारे फैट को टाइनी पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम लोग? इमल्सिफिकेशन। तो हमारा बाइल का क्या काम हो गया? इमल्सिफिकेशन में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज का लोकेशन बताओ, देख के बताओ डायग्राम में, है ना? तो कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक के जस्ट नीचे, तो उसका लोकेशन क्या हो जाएगा? बिलो स्टमक हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या बता सकते हैं? इसका क्या है? इसका ये क्या रिलीज कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूसेस। अब उन पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे। क्या है हमारा? पैनक्रियाज। इसका लोकेशन क्या बताया मैंने? लोकेशन इज बिलो स्टमक। बिलो स्टमक। अब पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? रिलीजेस पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होता है उसको हम लोग को देखना है। पैनक्रियाटिक जूसेस में होते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अबाउट एक और अमाइलेज एंजाइम, उसका क्या नाम था? सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट था, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट था, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? सलाइवरी अमाइलेज। और उसका क्या काम था बच्चा? कि वो 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो कभी भी अगर एंजाइम अमाइलेज होगा तो वो किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो 30% हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो गया, बाकी का कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कर रहा है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज कर रहा है। बहुत सिंपल है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? इसके अलावा होगा आपका ट्रिप्सिनोजेन, और भी होते हैं कीमोट्रिप्सिनोजेन, और होते हैं प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अगर आपको सारे नाम याद नहीं रहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, पर आपको ये दोनों नाम याद रखना ही है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, अब इसका क्या क्या काम है? तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज का तो मैंने बता दिया कि क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके क्या करेगा? कार्ब को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज का क्या काम है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चा, जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन है ना, कीमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम जो है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? इन तीनों एंजाइम का ये इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म नहीं है। तो अगर एक्टिव फॉर्म ही नहीं है तो क्या ये अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन करता है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट? एंटेरोकाइनेज। जब मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बताया तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके ब्रश बॉर्डर सेल्स रिलीज करते हैं एक एंजाइम, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? एंटेरोकाइनेज। तो ये जो एंटेरोकाइनेज है ना, ये एंटेरोकाइनेज इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे समझो। जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन है, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना होता है। दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म
और ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा, इंटेरोकाइनेज। अब बच्चा एक बार जब ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो हमारा कीमोट्रिप्सिनोजन था, कीमोट्रिप्सिनोजन, उस पे काम करेगा ये ट्रिप्सिन और उसको कन्वर्ट कर देगा कीमोट्रिप्सिन में। समझ में आया? हमारे पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज था जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था। इसके अलावा क्या क्या था, ट्रिप्सिनोजन था, कीमोट्रिप्सिनोजन था, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज था। ये तीनों एंजाइम उन सब के इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है और इन सब को हम लोग को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारा जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है विच इज योर इंटेरोकाइनेज, वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है जो कि उसका एक्टिव फॉर्म है। अब जब एक बार ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो ये ट्रिप्सिन फर्दर कीमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ट्रिप्सिन ही कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब जो हमारा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इमल्सिफिकेशन हो रहा है तो हमारा फैट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, टाइनी पार्टिकल्स। अब उन टाइनी पार्टिकल्स में कौन काम करेगा, हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस जैसे कि इंटेस्टाइनल लाइपेजेस काम करेंगे और उस टाइनी पार्टिकल्स को फर्दर किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी से हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं रखा बच्चा, हम लोगों ने वहाँ तक तो पढ़ लिया कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ पे मेजरली एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या चला जाएगा, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होगा, एक बार तो एब्जॉर्प्शन हो चुका है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। वहाँ पे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन होगा, क्यों, क्योंकि एक बार एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और उसमें भी मेजरली किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका, वाटर का। तो क्या है हमारा टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। क्या है, लॉन्ग ट्यूब है जहाँ पे क्या हो रहा है, मेजरली रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक बार एब्जॉर्प्शन, एक बार तो एब्जॉर्ब हुआ ना स्मॉल इंटेस्टाइन में और फर्दर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए हम लोग रिकवर्ड यूज कर रहे हैं। और वो भी किसका, मेजरली ऑफ वाटर। कहाँ से, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। बस इतना ही जानना था। इसके अलावा ना बच्चा, लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, आफ्टर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो कहाँ चला गया, रेक्टम में चला गया और यहाँ पे टेम्पोरली स्टोर हो जाता है। टेम्पोरली गेट्स स्टोर्ड। कौन, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है। हमारा अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स टेम्पोरली स्टोर्ड। ठीक है, अब रेक्टम भी पढ़ लिया। अब लास्ट क्या है हमारा, एनस है। क्या है, एनस। एनस क्या है, एनस इज द लास्ट ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट ओपनिंग क्या होगा, एनस होगा। जहाँ से क्या होगा, जो भी हमारे वेस्ट फूड मटेरियल है उसको हम लोग रिमूव करेंगे फ्रॉम आवर बॉडी। तो एनस क्या है, लास्ट ओपनिंग ऑफ व्हाट,
of human digestive system, through which क्या हो रहा है, through which undigested food particle या waste materials कह सकते हो आप, है ना, through which waste materials is removed from our body. इसी के साथ बच्चा हमारा सारा जो पार्ट्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा मेजर नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें आपको बता ही दी है, पर तो भी क्योंकि ये टॉपिक बुक में दिया गया है तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो भी ह्यूमन न्यूट्रिशन में स्टेप्स इन्वॉल्व है ना उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है ह्यूमन न्यूट्रिशन में, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? माउथ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? इंजेक्शन किया, तो खाना कहाँ आया? माउथ में आया। अब माउथ में क्या हो रहा था? माउथ में हमारा टीथ हमारे फूड पार्टिकल्स को तोड़ रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा था? ये जो हमारा च्यूड फूड था या ब्रोकन फूड था, फूड पार्टिकल्स था, वो क्या हो रहा था? हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा था विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, ठीक है। तो ये जो च्यूड फूड है और ये जो सलाइवा जो मिक्स हो गया कंप्लीटली ना बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले? स्टेप्स पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग क्या देखें? माउथ में देखें। माउथ में क्या हो रहा है? जो हम लोगों ने फूड का इंटेक किया उसको हमारे जो टीथ है वो क्या करेंगे? उन फूड पार्टिकल्स को तोड़ेंगे और ये फूड पार्टिकल्स इज फर्दर गेट्स मिक्स्ड विद आवर सलाइवा विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। और ये जो फूड पार्टिकल्स है और ये जो सलाइवा का मिक्स होना था, ये मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और ये बोलस क्या होगा? फिर फेरिंग्स में जाएगा और फिर हम लोग उसको स्वॉलो करेंगे, फिर हमारे ईसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। समझना है? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इन माउथ, कि माउथ में क्या हो रहा है। तो माउथ में तो हम लोगों ने देख लिया था, फूड पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन बाय टीथ, एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा with the help of tongue or this mixture is known as bolus। माउथ में देख लिया। अब इसके बाद कहाँ चला गया? मैंने कहा फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स के बाद हम लोगों ने स्वॉलो किया तो वो कहाँ चला गया? ईसोफेगस में चला गया। ईसोफेगस में बच्चा कोई हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई डाइजेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है। अब ईसोफेगस के बाद वो कहाँ चला जाएगा? स्टमक में चला जाएगा। तब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टमक में क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं इन स्टमक। हमारे स्टमक में है ना कुछ ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस। रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें मेजरली क्या क्या होता है? तो मेजरली मैम इसमें होता है HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और होता है पेप्सिनोजेन। समझ में आया? हमारी स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है और ये इन गैस्ट्रिक जूसेस में मेजरली क्या क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है और पेप्सिनोजेन प्रेजेंट है। बच्चा ये अगेन ना इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो दिस इनएक्टिव एंजाइम को हम लोग को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजेन जो है क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। उस पर HCl जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है वो काम करेगा और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा एंड दिस पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म। और ये पेप्सिन क्या करता था? ये पेप्सिन हमारे
प्रोटीन्स में काम करता है। किसमें? प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है पेप्सिन और उसमें उसको तोड़ देता है इनटू पेप्टोन्स। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हो जाता है और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का ना बच्चा 3 मेजर पार्ट होता है। सबसे पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं डूडेनम, दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं जेजियोनम और तीसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग इलियम। क्या क्या है? डूडेनम, जेजियोनम एंड इलियम। It has 3 major parts. याद रखना सब। क्या क्या नाम है? डूडेनम, जेजियोनम एंड इलियम। ज़्यादातर जो हम लोग का डूडेनम है वो पहला पार्ट है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो कहाँ डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? डूडेनम। तो जो भी बाइल जूस का रिसीव करना हुआ या पैनक्रियाटिक जूस का रिसीव करना हुआ वो कौन सा पार्ट रिसीव करता है? हमारा डूडेनम पार्ट रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेजर डाइजेशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हमारा जो बाइल था वो क्या कर रहा था? इमल्सिफिकेशन करा दे रहा था फैट का, वो तो मैंने अच्छे से बता दिया। इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूसेस थे, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट है उस पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पी फॉर पैनक्रियाटिक, अब समझ जाना, ठीक है। अमाइलेज काम करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये तीनों क्या था? इनएक्टिव फॉर्म था, जिसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा था? तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था हमारा इंटेरोकाइनेज। और ये ट्रिप्सिन बाकी कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को उनके रिस्पेक्टिव एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों ही क्या करेगा ना बच्चा? प्रोटीन्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोटीन्स में ऑलरेडी जो हमारा पेप्सिन वो काम किया है और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? पेप्टोन्स लिखे। तो पेप्टोन्स पे काम करेगा कौन? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड में। जब मैंने शुरू में न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया था ना बच्चा, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो प्रोटीन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। तो जब हम लोग प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे तो वो टूटते किस में आ जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। अब हमारे क्या बचा? फैट बचा। फैट का मैंने बताया था कि पहले इमल्सिफिकेशन होता है, जो कि कौन कर रहा है? बाइल, जो कि कौन रिलीज कर रहा था? लिवर, जो कहाँ स्टोर हो रहा था? गॉल ब्लैडर में। और इमल्सिफिकेशन के बाद ये फैट जो है टाइनी पार्टिकल्स में टूट रहे थे। अब इन टाइनी पार्टिकल्स को भी हम लोग को फर्दर तोड़ना है। तो इन टाइनी पार्टिकल्स में जो हमारे इंटेस्टाइनल लाइपेजेस हैं या और क्या? पैनक्रियाटिक लाइपेजेस हैं, मतलब जो भी लाइपेजेस एंजाइम हैं वो काम करेगा और इसको किस में तोड़ देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। समझ में आया? तो फाइनली हमारा क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज काम किया, 30% उसका डाइजेशन किया। उसके बाद हमारा जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज था वो उसको फर्दर उसका डाइजेशन किया और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स में पहले हमारा पेप्सिन काम करेगा और उसको पेप्टोन्स पे कन्वर्ट करेगा। ये पेप्टोन्स जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आए तो उसमें कौन कौन काम कर रहे हैं? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों एंजाइम्स मिलकर पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया। और हमारा जो फैट है उसको कौन कन्वर्ट? पहले तो बाइल जो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द लिवर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर रहा है, वो क्या करता है? पहले फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। और फैट को किस में? टाइनी पार्टिकल्स में तोड़ देता है। और ये टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग फर्दर तोड़ते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय योर लाइपेसेस एंजाइम। तो ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया बच्चा।
इसके अलावा हम लोग का क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बच्चा, तो वहाँ पे कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा था। पर क्या होता है, जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे उनसे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो कहाँ चला गया, रेक्टम में, वहाँ पे टेम्पोररीली स्टोर हुआ और थ्रू एनस हम लोग उसको रिमूव कर दिया हमारे बॉडी से। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका फिनिश हो गया। ठीक है, थैंक यू।